इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4। सो इन दिस पोर्शन बेसिकली हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वही स्टडी करेंगे, लेकिन कंडक्टर्स का मेन रोल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वाला पोर्शन स्टडी करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोग इस सवाल को कर रहे थे और लगभग पूरा हो गया था, लेकिन क्लास एंड हो गई थी। तो उस क्वेश्चन को वापस से एक बार देख लो। दिस इज ए क्यूब और एक चार्ज जो है इस क्यूब के इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो फ्लक्स क्या होगा? ओके मैंने क्या बोला था? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन। तो अभी अगर ये चार्ज इस क्यूब के अंदर होता, सपोज कर लो अगर ये चार्ज क्यूब के अंदर होता, तो इसकी जैसे टोटल फ्लक्स जो क्यूब से बाहर निकलता है वो क्या होता है? क्यूब एप्सिलॉन होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज किधर है, राइट? हाँ, लेकिन हर फेज से अलग अलग होता फ्लक्स। अगर ये चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे होता, देन फिर हर फेज से चार्ज का फ्लक्स जो है ना वो इक्वल हो जाता। सो अगर चार्ज सपोज कर लो इसके अंदर होता तो फ्लक्स कितना होता जाए टोटल क्यूब से? क्यूब एप्सिलॉन हो जाता। अब हर एक फेज से कितना होता वी डोंट नो, हर एक फेज से कितना होता, लेकिन अगर ये सेंटर पे होता बिल्कुल, तो फिर सिमेट्रिक हो जाता। तो हर एक फेज से फ्लक्स कितना हो जाता? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन हो जाता, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज ना तो क्यूब के सेंटर में है, नहीं क्यूब के पूरे अंदर है। सो वी डोंट नो द फ्लक्स थ्रू द दिस क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज करने की कोशिश करते हैं। ओके तो अगर हम लोग इसको देखें ना, अभी ये इसके कॉर्नर पे रखा हुआ इधर है, इस कॉर्नर पे अगर मैं ऐसे चार्ज क्यूब लेता हूं, तो इसके साइड में रखा, और ये चार क्यूब जो है ये क्यूब इसके ऊपर रख लिया, और ये क्यूब और इसके ऊपर रख लिया, तो व्हाट यू सी इज कि ये जो चार्ज है ना, ये आधा तो अंदर आ गया है इन चारों क्यूब के, लेकिन जो जो क्यूब का पीछे वाला हिस्सा है ना, ये चारों क्यूब के उधर चार्ज अभी भी बाहर है। तो हम ऐसे ही चार क्यूब इसके पीछे रख लेंगे। अब क्या होगा, ये चार्ज टोटल 8 क्यूब के सेंटर पे आ गया। अब क्या हो जाएगा, एक बिग क्यूब बनेगा, बड़ा क्यूब, जिसमें टोटल 8 स्मॉल क्यूब है ना? 8 स्मॉल क्यूब है, 4 तो ये आगे वाले और 4 ये पीछे वाले। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो चार्ज है इन 8 क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, यानी बिग क्यूब के सेंटर में। तो अब ये जो आठों क्यूब जो बनेंगे, उनके जो सरफेस है, जैसे ये फ्रंट सरफेस ले लो, ये फ्रंट सरफेस आई, है ना? तो अब इन चारों क्यूब, आठों क्यूब के से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो क्यूब बाय एप्सिलॉन होगा। अब क्योंकि आठों क्यूब के सेंटर पे है, तो हर एक क्यूब के हिस्से में इक्वल फ्लक्स आएगा। तो एक क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 1/8 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन। क्या समझे? एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा? 1/8 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन। यहां तक तो हो गया अपना कि एक क्यूब के हिस्से में 1/8 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन आएगा। सो नाउ वी अगेन कम बैक हियर, और हमारे को इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ, ठीक है? तो दिस चार्ज इज कंट्रीब्यूटिंग फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन। अच्छा, इससे एक बात और समझ लो, एक बार और ये समझ लो कि चार्ज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज व्हाट? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। कैन आई से ये जो चार्ज है जो इस क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ, इसका 1/8 हिस्सा तो क्यूब के अंदर है,
और 7/8 हिस्सा क्यूब के बाहर है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वे ऑल्सो कि इसका खाली 1/8 हिस्सा चार्ज का क्यूब के अंदर है, और 7/8 हिस्सा जो चार्ज है वो क्यूब के बाहर है। एनीवे वो हमारा काम नहीं इस सवाल में। अब ये हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज। नाउ दिस चार्ज इज नॉट सिमेट्रिक इनसाइड द क्यूब, तो हर एक फेज से इक्वल फ्लक्स नहीं होगा। अब अगर इस चार्ज से हम लोग जब फील्ड लाइंस निकालेंगे तो फील्ड लाइंस गो रेडियली आउटवर्ड, राइट। तो अगर हम इस ऊपर वाले फेस पे देखें तो फील्ड लाइंस इस फेस पे तो ऐसे जा रही है, राइट। वो इस सरफेस के पैरेलल जा रही है फील्ड लाइंस। सिमिलरली जो साइड का सरफेस है, ये वाला सरफेस, इधर से भी फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल जा रही है। और जो पीछे वाला सरफेस है, उधर से भी फील्ड लाइन, पीछे वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, खाली पीछे वाले सरफेस की है ना, फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल जा रही है। तो ये जो तीनों फेस जो है क्यूब के, जो इस कॉर्नर से पास हो रहे हैं, ये तीनों फेस जो क्यूब के इस कॉर्नर से पास हो रहे हैं, कौन से तीनों फेस? एक फेस तो ये वाला, एक फेस ये ऊपर वाला, और एक फेस ये पीछे वाला। ये तीनों फेस जो है ना क्यूब के इस कॉर्नर को शेयर करते हैं। तो ये तीनों फेस में फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल होती है, इन सरफेस को काट नहीं रही है। तो इन तीनों सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फील्ड लाइंस इज इन द प्लेन एंड नॉट कटिंग द सरफेस एंड नॉट कटिंग द प्लेन। प्लेन को, सरफेस को काट ही नहीं रही है, तो इधर से जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब जो बाकी बचे तीन सरफेस, जो बाकी बचे तीन सरफेस, एक सरफेस ये है सामने वाला अपने पास, एक ही अपने साइड में जो सरफेस है ये वाला, और ये जो नीचे सरफेस है ये वाला, नीचे वाला सरफेस। अभी तीनों सरफेस जो है इस कॉर्नर के एस्पेक्ट में तीनों सिमेट्रिक है, तीनों उसके सामने है। तो तीनों से जो फ्लक्स जाएगा वो इक्वल जाएगा, इससे, नीचे वाले से और साइड वाले से जो फ्लक्स है वो इक्वल जाएगा। हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना है? 1/8। तो तीनों फेस में डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक फेस के हिस्से में कितना आएगा? 1/3 ऑफ 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन। समझ लो इस सवाल को अच्छे से और उतार लो। उतार लिया? यस हम्म। यस। चलो आगे चलते हैं। कंसिडर गॉसियन सरफेस that surrounds part of the charge as shown। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है जिसमें हमारे पास चार्ज है Q1 Q2 Q3। ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा है, और यहाँ पे चार्ज Q3 रखा है, और ये पॉइंट P है। विच ऑफ द चार्जेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P? तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से भी होगा, और Q3 की वजह से भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
at point P is due to all the three charges. इनफैक्ट जितने भी चार्जेस आसपास में होंगे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at that point P is vector addition of all the three इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q1 Q2 Q3 की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका वेक्टर एडिशन होगा, यानी E एट पॉइंट P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3, इसका वेक्टर एडिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा सब चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, देयर इज नो रीजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा किसी चार्ज की वजह से। Would the value obtained for the electric flux through the surface calculated using only the field due to Q1 and Q2 be greater than, equal to or less than obtained using the total field? अब ये फ्लक्स की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, फ्लक्स के अपने पास दो फॉर्मूले, एक तो होता है कि अपन फ्लक्स किसी भी सरफेस पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस से निकाले, कि उस पॉइंट पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका इंटीग्रेशन करके दे, और दूसरा था अपन सीधा सीधा फ्लक्स को बोल दे फ्लक्स इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि वुड द वैल्यू ऑफ द ऑब्टेन्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस कैलकुलेटेड यूजिंग ओनली द फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन ऑब्टेन्ड यूजिंग द टोटल फील्ड। तो सवाल ये पूछ रहा है कि एक बार तो अपन फ्लक्स निकाल ले Q1 और Q2 के फील्ड को यूज करके, और एक बार अपन फ्लक्स निकाल ले Q1 Q2 और Q3 के फील्ड को यूज करके। ओके, सो अगर अपन Q3 को भूल जाए, Q3 को भूल जाए और सिर्फ Q1 और Q2 को कंसीडर करें तो फ्लक्स कितना आएगा, इज इंटीग्रेशन ऑफ E1 प्लस E2, सिर्फ Q1 Q2 के वजह से फ्लक्स को निकालो। ओके, और दूसरी बार वो बोल रहा है कि टोटल चार्ज की वजह से निकालो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ds। अपने को मालूम है नेट फ्लक्स क्या है, जो नेट फ्लक्स है अपना वो है इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं इंटीग्रेशन नहीं, अगर यू देखूं तो मेरा फ्लक्स क्या आता है, Q एनक्लोज, दैट इज Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन। अब अगर अपन इसको लेबलिंग कर दे, इसको φ1 बोले और इसको φ2 बोले, तो सवाल ये पूछ रहा है कि इज φ1 इक्वल टू φ2, इज φ1 ग्रेटर देन φ2, इज φ1 लेस देन φ2, ये सवाल पूछ रहा है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q1 Q2 Q3 तीनों चार्जेस की वजह से, ठीक है, लेकिन जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि फ्लक्स सिर्फ जो चार्ज सरफेस के अंदर है उसकी वजह से ही होता है, बाहर के चार्ज की वजह से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। तो अगर मैं φ2 लिखूं तो φ2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ अंदर के चार्जेस की वजह से, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं E1 प्लस E2 डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E3 डॉट ds। ना ये तो क्या है, ये वाला तो अपना φ1 के बराबर आ गया,
ये वाला तो अपना फाइव वन के बराबर आ गया। लेकिन अपने को मालूम है ना कि फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन Q3 की वजह से कितना होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि Q3 की वजह से जो फील्ड लाइन अंदर एंटर होगी वो वापस बाहर निकल जाएगी। तो यहां से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है Q3 की वजह से, वो तो पॉजिटिव है क्योंकि वो अंदर एंटर हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। और इस पॉइंट पे जो फ्लक्स है Q3 की वजह से, वो नेगेटिव है क्योंकि वो अंदर एंटर हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स जो Q3 की वजह से, वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फॉर्मूले दोनों सही है। फ्लक्स is basically integration of E dot ds over the total surface, and flux is Q enclosed upon epsilon. Q enclosed upon epsilon से अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ पे, it only depends upon Q1 and Q2. It only depends upon Q1 and Q2. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वहां पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। वहां पे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड कि E1 का कौन सा, E2 का कौन सा, E3 का कौन सा, जब मेजर करोगे तो यू विल ओनली डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, टोटल E डॉट ds, टोटल E डॉट ds। व्हाट विल हैपन इज, इसका ये जो पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन में जीरो हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ E3 डॉट ds। दैट मींस फाइव वन इज आल्सो इक्वल टू फाइव टू। सो फाइव जो है दैट इज इक्वल टू फाइव वन, दैट इज इक्वल टू फाइव। क्लियर? क्लियर? फाइव वन इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव, सब इक्वल। फ्लक्स तो Q3 पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा जीरो हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, Q3 यहाँ पे प्रेजेंट हो या नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। Q3 यहाँ पे प्रेजेंट हो या नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। Q3 प्रेजेंट है, Q3 एब्सेंट है। फ्लक्स फाइव, फाइव की वैल्यू फाइव है, प्रेजेंट है तो भी, एब्सेंट है तो भी फ्लक्स की वैल्यू फाइव है। Q3 के प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने से फ्लक्स में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। Q3 प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। Q3 एब्सेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो Q3 के प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने से हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन Q3 जिस सरफेस से हम ले रहे हैं उसके बाहर है, तो जो फ्लक्स है ना वो चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ये पीछे ना उतार लिया तुम लोगों ने, इसको उतार लो अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो। Yes. No, sir. ये क्लियर हो गया बिल्कुल? Yes. अगर क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के होने या नहीं होने से, बाहर है तो फ्लक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम गॉस थ्योरम यूज करके सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फिगरेशन जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो हमारे को क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? सबसे पहले तो हमारे पास जो सिमेट्री है चार्ज पैटर्न की, चार्ज, उससे यह डिटरमाइन करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा। एक बार हमारे को पैटर्न पता चल जाएगा तो हमारे को ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना है such that either the electric field line is parallel to the surface or perpendicular to the surface। या तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो या वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। सो व्हाई डू वी नीड दिस? मतलब ताकि वो एंगल थीटा जो है ना या तो 0 हो जाए 90 हो जाए। तो cos 0 या तो cos थीटा या तो 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। तो और इंटीग्रेशन विल बिकम इजी। वी कैन नॉट चूज अ सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की एंगल थीटा कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की जो एंगल थीटा, वेक्टर के बीच एंगल थीटा का कंटिन्यूसली वेरी करेगा, will not be able to integrate it, will not be able to integrate it. So we want to get rid of theta, so we have to ensure that the theta is always 0 90 या constant। अगर constant भी हो तो चल जाएगा काम, बट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बस ये करना है। तो फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, अब ये इनफाइनाइट लाइन है, इसकी वजह से फील्ड निकालना है। इनफाइनाइट लाइन है ना, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम ऑलरेडी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, बट नाउ आई वांट टू यूज गॉसियन लॉ। सबसे पहले मैं सिमेट्री एक्सप्लॉइट करूंगा क्योंकि चार्ज इनफाइनाइट है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से दो सिमेट्रिक पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट यहां पे लिया और एक पॉइंट यहां पे लिया, दोनों सिमेट्रिक पॉइंट। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है एक्स एंड एक्स, और दोनों पॉइंट का जो चार्ज है इक्वल है डी क्यू एंड डी क्यू। व्हाट आई वांट टू सी इज, इस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पता लगाना चाहते हो पैटर्न क्या है फील्ड लाइन का। ओके, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी। ओके, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगी ना। दोनों चार्जेस सिमेट्रिक है और दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पे है, तो जो डी दोनों की वजह से होगा वो इक्वल होगा। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन ये होगा। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये होगा। ओके, और क्योंकि सिमेट्रिक है इसीलिए ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो दोनों के इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे दोनों के, वो डी ई कॉस थीटा आएंगे, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएंगे दोनों के, दोनों के डी ई साइन थीटा होंगे। सो व्हाट वी सी इज, दोनों के डी साइन थीटा कंपोनेंट है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, राइट। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो डी कॉस थीटा है वो ऐड हो जाएंगे। तो हमारे को सिमेट्रिसिटी से क्या पता चला कि अगर हम एक इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं, अगर हम एक इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं जो माइनस इंटू प्लस इंटू दोनों की तरफ जा रहा है, देन व्हाट वी सी इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो सिमेट्रिक आ रहा है। कैसा आ रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड ऑफ द वायर इन ऑल द डायरेक्शंस, है ना, वो ऐसा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सामने से देख रहे हैं, अगर हम ओ सॉरी वायर को, अगर हम वायर को ऊपर से देखेंगे, अगर हम वायर को ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा,
तो सेंटर पे हमारे को वायर दिखेगा, राइट, खाली, क्योंकि वायर तो ऐसे लंबा जा रहा है तो हमारे को तो खाली वायर का पॉइंट दिखेगा। अगर हम वायर को इधर से देख रहे हैं, अगर हम वायर को इधर से देखेंगे ना, हमारे को तो खाली वायर का टिप दिखेगा, है ना, और तो कुछ दिखेगा ही नहीं हमारे को। वायर जो है ये टिप दिख रहा है हमारे को खाली, ऐसे वायर हमारे सामने से बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, राइट। तुम लोगों को वायर सिर्फ यहाँ से तुम्हारे को जो पेन का सिर्फ टिप दिखेगा एग्जैक्टली, अगर तुम पॉइंट से को देख रहे हो तो। लेकिन तुम्हारे को क्या दिखेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वायर की वजह से वो चारों तरफ रेडियली जा रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारे को ऐसी ही दिखेगी वायर की वजह से, चारों तरफ जा रही है। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसी दिखेगी तुम्हारे को। तो तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली जाती हुई दिख रही है। तो अगर तुम्हें कोई गॉसियन सरफेस चूज करना है, तो इस ये जो वायर है मेरा, ऐसा हमने यहां से देखा तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कुलर दिख रही थी, और यहां से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, इधर सामने ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ये चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे ऐसे ही जा रही है, राइट। हर एक पॉइंट पे ये जा रही है सामने, ये साइड में, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। So I need a Gaussian surface ऐसा symmetric where the electric field is always perpendicular to the surface, या एरिया वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, या एरिया वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। सो विच Gaussian surface should we choose, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हमारे Gaussian surface के सिमेट्रिक हो जाए। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, जैसे सर्कल है तो हमारे को दिख रहा है आराम से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अभी इस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर ही है ना, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करें, अगर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर दे, अगर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर दे तो क्या होगा, ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर दिया, देन यू सी कि हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये गॉसियन सरफेस है मेरा सिलेंड्रिकल, है ना। तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया। तो कोई भी पॉइंट ले लो सिलेंडर पे, गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन भी ये है एरिया वेक्टर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, और गॉसियन सरफेस का डायरेक्शन भी यही है। देन वी कैन से दैट जो जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस करोगे तो किसी भी सरफेस पे वो सिंपली ई डी एस हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0, सो कॉस ऑफ 0 इज 1, ओके। तो अगर अपना इस सिलेंडर का लेंथ एल ले लेते हैं, इस सिलेंडर का लेंथ एल ले लेते हैं, एंड बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट वायर, so we say that the charge density per unit length is lambda. Lambda is charge density. क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो चार्ज तो इनफाइनाइट होगा, वी कैन नॉट से व्हाट इज द टोटल चार्ज, वी कैन से ओनली चार्ज डेंसिटी। देन व्हाट वी डू इज, अगर ये गॉसियन सरफेस ये वाला ले ले सिलेंडर लेंथ एल का, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब तुम देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को काट रहा है, और ई जो है पूरे सरफेस एरिया पे कांस्टेंट है, ई की वैल्यू टोटली ई है हर जगह पे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू ई है उस गॉसियन सरफेस पे। तो ई तो कांस्टेंट है,
थीटा 0 है तो cos 0 1 हो गया, तो अगर E कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा और सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। और ये जो सिलेंडर है जिसकी रेडियस अगर अपन r मान ले, यानी r डिस्टेंस पर अगर निकाल रहे हैं, तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो E डॉट ds जो है इंटीग्रेशन, वो सिंपली E इंटू 2 पाई आर एल आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। एंड दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अगर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और लेंथ एल है, तो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन। सो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास रिजल्ट आया। इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस r इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. तो यू ओवर द क्लास हियर ओनली, तुम लोग इसको उतार लो और क्लास को लीव कर देना।